एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का साथियों। तो हम जहाँ यूनिट 11 का जो कि हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया था, है ना, 60 क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ से 61 से कंटिन्यू करेंगे पुनः। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ कवर किए थे। साथ ही साथ दो लेक्चर इसके पहले भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि यूनिट 12 पर देखे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ से कवर किए थे। जो सिलेक्शन सीरीज के जो दो को लेक्चर हम लोगों ने करा चुके हैं, इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के लिए। सो आप लोगों से आग्रह है कि आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, हो सकता है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले आपको एग्ज़ाम हॉल में। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको आपके अगर यूट्यूब चैनल पर चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते अपना जो लेक्चर है, इसको अपन छोड़े थे 61 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि साथियों, हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो कि साइंस से रिलेटेड थे, जो कि यूनिट 11 पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्वेश्चन टॉपिक इस पे डिस्कस किए हुए हैं, है ना। कुछ थ्योरेटिकल उस पे एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस की हुई है इसके पहले। अगर जिस किसी साथी दोस्त ने हमारे नहीं देखे हो उन लेक्चरों को, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो चलिए साथियों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन है? एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। बताइए आप सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता, क्योंकि ये जो है जीवन के सारे लक्षण, जैसे श्वसन हो गया, है ना, श्वसन की बात हो या फिर वृद्धि हो या फिर प्रजनन हो, है ना, प्रजनन की बात हो, तो ये सबसे छोटे स्तर पर कोशिका के अंदर ही समाहित होते हैं, ना, इसी में पाए जाते सारे। अगर इसके अंदर के सबसे छोटी इकाई की पूछी जाए, अगर कोशिका के अंदर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, तो क्या सबका अलग अलग जवाब हो सकता है। कुछ लोग अणु के स्तर पर भी देखते हैं और कुछ संरचनात्मक स्तर पर देखते हैं, नात्मक स्तर पर, है ना। अगर अपन अणु के स्तर पर देखें तो इसमें डीएनए आ जाता है ना, डीएनए आ जाएगा। लिपिड्स देखने को मिलते हैं, है ना, लिपिड्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें प्रोटीन भी देखने को मिलता है इसमें, अणु में। इसके संरचनात्मक की बात करते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ इसमें हमें राइबोसोम देखने को मिलता है ना। तो संरचनात्मक की क्या हो जाती है, सबसे छोटी संरचना राइबोसोम देखने को मिलती है। इस तरह से फ्रेंड, कोशिका के अंदर भी दो टाइप्स हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कोशिका की परिधि को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये कोशिका को जो है बाहरी परत को घेरने का कार्य करती है, बाहरी वातावरण से अलग करती है ना। साथ ही बात करें अगर पादप कोशिकाओं की, तो इसमें पादप कोशिकाओं में जो भी कोशिका झिल्ली के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि क्या करती है, सुरक्षा और कठोरता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर कोशिका झिल्ली हो जाएगा साथियों। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। केवल पौधों में पाए जाने वाला कठोर ढांचा कौन सा है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बात की थी, है ना। तो कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, जो पौधों को कठोरता और आकार सहारा देने का कार्य करती है ना। मुख्यतः क्या होता है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। केवल पौधों में यह देखने को मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती है ना, नहीं देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है?
एमपीटेट वर्ग 1 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेयर साथियों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा करिए आप तो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा दिया हुआ है ना, ये जो कि प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा आप लोगों के लिए। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होंगी, चाहे साइंस की हो, जो भी आपके सोशल साइंस के सब टॉपिक्स रहे हो, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी हो गए वो, तो ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है इन सभी का। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चाहे यहाँ से करिए या किसी और भी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको मिलता है प्रैक्टिस सेशन करिएगा आप, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, जो कि जिसे केंद्रक भी कहते हैं ना, केंद्रक, न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक, तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा इसका हिंदी नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, कोशिका का, इसे मस्तिष्क भी कहते हैं ना, मस्तिष्क भी कहा जाता है कोशिका का। साथ ही फ्रेंड, यह केंद्रक में जो कि इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए होता है जो कि अनुवांशिक की सूचना संग्रहित करने का कार्य करता है ना, अनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित करता है। साथ ही साथ साथियों, यह कोशिका के सभी गतिविधियों, चाहे उसमें वृद्धि की बात हो, है ना, वृद्धि, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण की बात हो, संश्लेषण की बात हो, और साथ ही साथ इसमें अगर विभाजन की बात हो, तो यह सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है केंद्रक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि पहला जो कि मस्तिष्क भी कहा जाता है ना, साथ ही साथ इसमें डीएनए होता है जो कि अनुवांशिक को नियंत्रित करता है, और साथ ही यह कोशिकाओं के वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण और विभाजन में सहायक होता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कौन करता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं ना, पावर हाउस भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर क्या बनाता है, एटीपी बनाता है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अणु बनाता है, जो क्या करता है, एटीपी कोशिका के हर काम के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ऊर्जा को उत्पादन करने का कार्य करता है ना, ऊर्जा उपलब्ध करवाता है कोशिका को। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पावर हाउस हो या फिर ऑक्सीजन, जो अपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बदलने की क्रिया है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं ना, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। साथ ही दोस्तों, राइबोसोम जो है एमआरएनए जो होता है की मदद से क्या करता है, ये अमीनो अम्ल को, है ना, एमिनो अम्ल जो होते हैं उनको जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह से ये क्रिया होती है ना, प्रोटीन निर्माण की। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ को तोड़ने वाला अंग कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए लाइजोसोम, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है कोशिका का। तो लिख देंगे इसका आंसर आत्मघाती थैली, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं कोशिका की। साथ ही दोस्तों, शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं यह क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पुराने अंग को और बाहरी हानिकारक जो तत्व होते हैं उनको तोड़कर पुनः उपयोगी बनाते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं, यह क्रिया करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी कोशिका होती है उसकी रक्षा करना हो, है ना, साथ उसे या साफ करने की बात हो कोशिका को, तो यह काम करते हैं लाइसोसोम।
इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि इसे ही हरित लवक कहते हैं ना, हरित लवक जो कि हिंदी नाम हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश नाम हो जाता है। तो यह दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है क्लोरोप्लास्ट दे दे, आप उससे परिचित नहीं हो, हरित लवक को जानते हो, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा आप सभी नाम पे, जो कि इंग्लिश नेम भी और इसको हिंदी नेम भी आप इसके ध्यान रखिएगा। तो हम बात करें हरित लवक की, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है इसमें, है ना। यह जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़कर रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऊर्जा को, है ना, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम अगर इसके समीकरण की अगर चर्चा करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा 6H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2, है ना। तो यह ऑक्सीजन यहाँ मुक्त होता है, ऑक्सीजन हम प्राप्त होता है। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण हो जाता है इसका। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। कोशिका में जल, लवण और अपशिष्ट संग्रह के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वॉक्यूल। वॉक्यूल जो होते हैं ये पौधों की कोशिका में बहुत बड़े आकार में, इसका आकार होता है बहुत बड़ा आकार होता है ना। इसे रसधानी कहते हैं ना, रसधानी। बहुत बड़े आकार में होते हैं, केंद्रक में होता है। इसमें जो है जल है, लवण है, जल, लवण, शर्करा जो है, प्रोटीन अपशिष्ट आदि को संग्रहण करने का कार्य संग्रहित रहते हैं इसमें, है ना, पदार्थ में संग्रहित रहते हैं। साथ ही साथ देखें तो यह कोशिका को आकार देना, आकार और तने को बनाए रखने में भी मदद करता है, बनाए रखने में मदद करता है। पशुओं में बात करें तो वोकेल जो होते हैं बहुत छोटे और अस्थायी रूप में रहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस, जो कि केंद्रक में नहीं पाया जाता, है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका है, जो कि स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स होती है ना। साथ ही इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है ना, और ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेती है, ऑक्सीजन का परिवहन। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगर इसी में बात करें, डब्ल्यूबीसी क्या है, इम्यूनिटी के लिए, है ना। न्यूरॉन क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग सेल होते हैं, लार्जेस्ट लेंथ वाले वाइज होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। कोशिका का सॉफ्ट जेली जैसे तरल भाग क्या कहलाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्मा, जो कि कोशिका द्रव्य भी कहते हैं उसे, है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा इसका हिंदी नेम हो जाएगा। तो यह क्या होता है, यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73।
कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए माइटोसिस और मायोसिस। यह दो मुख्य प्रकार हो जाएंगे इसके कोशिका के। तो इसमें अगर बात करें माइटोसिस की, जिसे समसूत्री भी कहते हैं, समसूत्री है ना, समसूत्री। और मायोसिस की बात करें तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री। तो ये हिंदी नेम इसके याद रखिएगा, है ना। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन हो जाएगा और मायोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। तो अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन की, तो यह एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिका बनती है। इसमें एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिका बनती है। वही हम बात कर दे अर्धसूत्री की, तो इसमें एक कोशिका में चार असमान पुत्री कोशिका देखने को मिलती है। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें इम्पोर्टेंट यह विभाजन या समसूत्री की बात करें तो इसमें यह विभाजन विकास के लिए, ऊतक मरम्मत के लिए और साथ ही साथ घाव भरने आदि के लिए देखने को मिलता है, ऊतक के लिए और घाव भरने के लिए। वही हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो यह केवल जनन कोशिकाओं के लिए निर्माण के लिए देखने को मिलता है ना। अर्धसूत्री मतलब जनन कोशिकाओं के निर्माण के लिए, जैसे कि शुक्राणु हो गए, अंडाणु हो गए, इनके निर्माण के लिए हमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? बताइए क्या अंतर है जानवरों की कोशिकाओं में और पौधों की कोशिकाओं में? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कोशिका भित्ति और वॉक्यूल, जो कि हमने डिस्कस किया था। बात करें हम कोशिका भित्ति की, तो यह पौधों में हमें देखने को मिलती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। पौधों में देखने को मिलती है कोशिका भित्ति। साथ ही साथ हम जानवरों की बात करें, जानवरों की, तो इसमें हमें अनुपस्थित होती है जो कोशिका भित्ति। साथ ही बात करें हम वॉक्यूल की, तो यह जो है इसका आकार जो है पौधों में बड़ा होता है ना, और केंद्र में स्थित होता है। वही हम बात करें अगर जानवरों की इसमें, तो इसमें हमें छोटे और अनेक जो कभी कभी अनुपस्थित होते हैं देखने को मिलते हैं ना, जिसे राजधानी भी कहते हैं ना, वॉक्यूल को राजधानी भी कहते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चनों में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कोशिका विज्ञानी, कोशिकाओं के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहते हैं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ऊर्जा देने वाला, एनर्जी प्रोवाइडर, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, और जो कि ऊर्जा देने के साथ साथ यह ऊर्जा भंडारण करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा संरचना की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है ना, ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज में टूट के यह कोशिका श्वसन के माध्यम से, है ना, श्वसन के माध्यम से यह क्या करता है एटीपी में बदलता है और एटीपी के बाद में यह ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके बाद तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 77 की। प्रोटीन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए अमीनो अम्ल के द्वारा निर्मित होते हैं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। लिपिड किस प्रकार का अणु है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, वसा में घुलनशील होता है। अगर हम बात करें तो इसकी लिपिड की, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से निर्मित होते हैं यह, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवांशिकी सूचना संग्रह में देखने को मिलता है, जो कि डीएनए, जीव के लक्षण और वंशानुक्रम की जानकारी को सुरक्षित रखता है। अगर हम बात करें अन्य कार्यों के न्यूक्लिक एसिड की, तो हमें सूचना का संचार हो गया, है ना। प्रोटीन के संश्लेषण में इसकी भूमिका की बात हो गई, और साथ ही साथ यह डीएनए को नियंत्रित करना, विकास नियंत्रण की बात भी करता है। तो न्यूक्लिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। एंजाइम किस प्रकार का अणु है? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, प्रोटीन। एंजाइम जो कि प्रोटीन प्रकार के अणु होते हैं ना। अधिकांश एंजाइम जो प्रोटीन से ही बने होते हैं। कुछ एंजाइम जो केवल प्रोटीन का भाग होते हैं, इन्हें साधारण एंजाइम कहते हैं। कुछ को एपो एंजाइम भी कहा जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। विटामिन डी की मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है? विटामिन डी मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। जो कि हम जानते हैं कि जो कि सूर्य की किरणों, जो कि जिससे विटामिन डी से हमें रिकेट्स रोग देखने को मिलते हैं, है ना। हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अगर कमी होती है तो विटामिन डी की। अगर हम विटामिन डी के कुछ कार्यों की अगर बात करें, तो यह जो है कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करने का काम करता है। कैल्शियम हो या फिर फास्फोरस हो, तो इनके अवशोषण करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह हड्डी और दांतों को मजबूत नहीं बना सकता। इसके बिना इनको मजबूत बनाना संभव नहीं है। साथ ही साथ ये जो हड्डियाँ होती हैं उनकी वृद्धि हो या फिर उनको मजबूती प्रदान करने की बात हो, तो उसमें मुख्य रूप से योगदान देता है ये, है ना, विटामिन डी। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो हम बात करें इसकी, जो कि सबसे सरल शर्करा, सिंपल शुगर कहा जाता है। और इसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो 6,6,H12O6 हमें देखने को मिलता है। और इसे क्या 6 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसे हेक्सो शर्करा भी कहते हैं। हेक्सो शर्करा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ग्लूकोज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक तो डायरेक्टली ये सूत्र भी पूछ लिया जाएगा ना, रासायनिक सूत्र, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि हेक्सोस शर्करा कितने कार्बन परमाणु होते हैं इसके अंतर्गत, ग्लूकोज के अंतर्गत, है ना। या फिर ये पूछ लेंगे मोनोसेकेराइड है कि नहीं, कि पॉलीसेकेराइड है ना। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। स्टार्च आटे में पाए जाने वाला किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड है, जो ग्लूकोज का पॉलीमर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। प्रोटीन का प्राथमिक संरचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, एमिनो एसिड श्रृंखला से जुड़ी संरचना कहलाती है। अगर बात करें इसकी, तो अमीनो अम्ल का विशिष्ट क्रम जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है ना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अमीनो अम्ल का विशिष्ट क्रम होता है जो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ा होता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से कौन सा अणु बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लिपिड्स, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से लिपिड्स अणु बनता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा अणु पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है अणु की। चल बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड। अणु पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में हमें, है ना। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं ना। क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए, ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एम्पेटेट वर्ग 2 में पूछा गया क्वेश्चन, काफी इजी है, आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए स्कर्वी, जो कि मसूड़ों में खून बहना, कमजोरी आदि में की वजह से हमें देखने को मिलता है ना, जो कि विटामिन सी की कमी का मुख्य लक्षण है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम कुछ और देखें उसमें, जो स्कर्वी की बात हो गई ना विटामिन सी के लिए, रिकेट्स की बात करें तो ये हमें विटामिन डी के लिए देखने को मिलता है। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है ना, आयरन की कमी से देखने को मिलता है। वही हम बात करें बोन फ्रैक्चर की, तो ये तो आंशिक रूप से होते रहती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। एंजाइम अपनी क्रिया कैसे करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाकर एंजाइम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, कैटलिस्ट की तरह जैसे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर 89 देखेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एमपी पटवारी में पूछा गया है क्वेश्चन, कौन से विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए विटामिन सी। हम बात करें कुछ विटामिन की जो जल में घुलनशील है, वो है विटामिन बी और विटामिन सी। यह दो जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई की बात करें तो ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये याद रखिएगा साथियों। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? वेयर इज द ग्लाइकोजन स्टोर्ड? पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यकृत और मांसपेशियों में सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो यकृत में हमें सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जो क्या कहता है, इसकी आवश्यकता पड़ने पर यह रक्त में ग्लूकोज छोड़कर शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करने का कार्य करता है। साथ ही हम बात करें कुछ जैसे स्नायु पेशियों में, तो यह काफी कम मात्रा में देखने को मिलता है, काफी इसमें भी देखने को मिलता है काफी मात्रा में, है ना, स्नायु पेशियों में। अल्प मात्रा किसमें देखने को मिलती है? जैसे गुर्दा हो गया, है ना, किडनी जिसे कहते हैं ना, किडनी, और साथ ही साथ मस्तिष्क हो गया, है ना। तो इसमें हमें अल्प मात्रा में देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड किस श्रेणी के अणु में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपिड्स, जो कि मुख्य ऊर्जा भंडार है ना। तो यह ट्राइग्लिसराइड लिपिड श्रेणी के अणु में देखने को मिलता है हमें। चलते अगले क्वेश्चन पर 92 देखेंगे। डीएनए किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है? एम्पिटेट वर्ग 1 का है क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का मुख्य कार्य होता है, जिसमें हम देखते हैं जैसे एमआरएनए और साथ ही साथ टीआरएनए हमें देखने को मिलता है, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना, के रूप में हमें यह देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। लैक्टेज कौन सा एंजाइम है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला यह एंजाइम होता है, जो कि छोटी आंत में, आंतरिक परत में हमें देखने को मिलता है, छोटी आंत में। साथ ही हम बात करें लेक्टेज की, तो वह हाइड्रोलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर 95 देखेंगे। कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? MP पटवारी 2023 का यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, विटामिन ए हमें देखने को मिलता है, जो कि रेटिनॉल दृष्टि के लिए देखने को मिलता है। इसकी कमी से कौन सा होता है? रतुंधी रोग हमें देखने को मिलता है। वही हम बात करें विटामिन से, जिससे हमें स्कर्वी हमें देखने को मिलता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग विटामिन डी, जिससे हमें रिकेट्स रोग देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करें विटामिन के की, तो इससे हमें हीमोरेजिक रोग देखने को मिलता है, जो कि विटामिन के जो होता है, जो वो रक्त को जमाने में, रक्त का जो थक्का जमाने में सहायक होता है, वही इसकी कमी से हीमोरेजिक रोग देखने को मिलता है। साथ ही एक विटामिन छूट रहा, विटामिन बी, जिससे हमें बेरी बेरी होता है इसकी कमी से, है ना, जो और कार्य की बात करते हैं, जो कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। माल्टोज किस प्रकार का एंजाइम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, बदलता है, तोड़ता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। माल्टेज किस प्रकार का एंजाइम है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर 97। फैटी एसिड में कितने हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें तीन तीन देखने को मिलता है ना, जैसे कि मीरिक एसिड हो गया, मीरिक एसिड, साथ ही साथ पॉमिट पॉमिट पॉमिटिक एसिड हो गया, साथ ही साथ स्टीरिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड। और इसमें भी अलग अलग कार्बन संख्या देखने को मिलती है और हाइड्रोजन संख्या। कार्बन संख्या की बात करें तो 14, 16 देखने को मिलती है, इसमें इसमें 18 देखने को मिलती है। वही हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 28, 28 हो जाती है, इसमें 32 देखने को मिलती है, इसमें और इसी में साथ में स्टेरिक में इसमें 36 देखने को मिलती है। तो इस तरह से इसमें कार्बन संख्या और हाइड्रोजन संख्या हो जाती है ना। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा अणु बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, एस्टर बनता है, जो कि खुशबूदार रसायन होता है ना, एस्टर। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर 99 देखेंगे। विटामिन के मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है? एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। अभी पिछले इसमें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, विटामिन के बारे में चर्चा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमाने में के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 100 देखेंगे। एंजाइम प्रतिक्रिया के दौरान क्या बदलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट की रचना, सबस्ट्रेट की रचना। एंजाइम की प्रतिक्रिया के दौरान सबस्ट्रेट की रचना देखने को मिलती है। एंजाइम स्वयं अपवर्तित रहते हैं, है ना, स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने आज यह हमारे जो कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कुछ क्वेश्चन जो थे, 60 क्वेश्चन जो थे, हमने इसके पहले लेक्चर जो सबमिट किया था उसमें कवर कर चुके थे। आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से 61 से 100 तक देखे। इस तरह से हमारी साइंस की जो है यूनिट 11 कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट तो नहीं, कुछ जो चैप्टर है उस कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हमारा एक लेक्चर आएगा इसके बाद, है ना, अगला। तो उसमें हम यूनिट 11 के सारे ही क्वेश्चन जो कि सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे उस लेक्चर के माध्यम से।
तो उसमें हम 100+ क्वेश्चनों को हम देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा अंत तक, है ना। सारे ही हम यूनिट्स को बारी बारी से कवर करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके सिलेबस पर आधारित टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक से हम लोग एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस बने उनको कवर करेंगे। और इस डिस्कशन के माध्यम से हम जहाँ तक संभव हो सके, आप लोगों ने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी हो तो परीक्षा में जाने से पहले एक अच्छी खासी तैयारी लेकर जाओगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहे, आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है ना। और साथ ही आप लोगों को अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो प्लीज़ आप लाइक करिए। अगर चैनल पर नए आए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे आपके चैनल पर। और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपके साथ में एक नई वीडियो और एक नए अच्छे क्लास के साथ में। तब तक कि आप करिए अच्छे से प्रैक्टिस। धन्यवाद।